नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। एसआईआर को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक बवाल हो रहा है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे बिहार में इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि एसआईआर के माध्यम से तमाम वोटर लिस्ट में जो लोगों के नाम थे, एक बार फिर से उनका रिवीजन किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कई तरह के अलग अलग जो रूल्स हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन अब इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। चाहे संसद की बात करें और या फिर बिहार विधानसभा की, दोनों ही मॉनसून सत्र में विपक्ष ने एसआईआर को लेकर जमकर हंगामा किया है। एक और इलेक्शन कमीशन जहां एसआईआर को महज वोटर लिस्ट में हुई कुछ गड़बड़ियों को ठीक करने का जरिया बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एसआईआर के माध्यम से कई लोगों को बेवजह वोटर लिस्ट से अलग किया जा रहा है और बीजेपी अपनी खुद की एक वोटर लिस्ट तैयार करा रही है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम इसी को लेकर बात करेंगे। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। पीएम मोदी के इस संबोधन के बाद जब मॉनसून सत्र का आगाज हुआ तो 125 करोड़ भारतीयों की निगाहें संसद की सीढ़ियों पर जा टिकी, क्योंकि जनता को उम्मीद थी कि जिन सांसदों को चुनकर उसने संसद भेजा है वो इन्हीं सीढ़ियों से गुजरकर जनता की जरूरतों और उम्मीदों को सदन के पटल पर रखेंगे। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा जो भारत को अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां पर पहुंचाने वाले जो भावी कार्यक्रम है उनके लिए भी प्रेरक बनेगा, प्रोत्साहक बनेगा। लेकिन बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले विपक्ष के नेताओं ने ना तो पीएम मोदी के इस सलाह को मानी, ना ही उस जनता के बारे में सोचा जिसने उन्हें चुनकर सड़क से संसद तक पहुंचाया। सोमवार को मॉनसून सत्र की शुरुआत तो हुई, लेकिन सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। सदन के पहले दिन विपक्ष ने मांग उठाई थी कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हो। सरकार भी इस पर चर्चा के लिए तैयार थी। ये बीजेपी के नेता के साथ साथ लोकसभा स्पीकर ने भी बोल दिया, लेकिन इसके बावजूद अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। आखिर सदन चलने दें, सदन में हंगामा खड़ा करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है, क्योंकि खुद राहुल गांधी सदन में नहीं बैठते हैं। खुद सदन में किसी महत्वपूर्ण सवाल पे बाहर तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन सदन के अंदर जब वो सवाल पे चर्चा होती तब वो नहीं बोलते हैं। तो ये तो देश देख रहा है कि विपक्ष केवल आज हंगामा करना चाहता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के सामने ये विरोध की ज्वाला उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास को बनाए रखने खातिर लिए गए एक फैसले के खिलाफ है। विरोध का स्वर बुलंद कर रहे ये लोग खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताते हैं, लेकिन इनका काम ऐसा कि लोकतंत्र में इनकी आस्था पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। 21 जुलाई को शुरू हुआ मॉनसून सत्र में पूरे हफ्ते यानी 5 दिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। मुद्दा वही बिहार में एसआईआर था। वोटबंदी नहीं चलेगी, वोटबंदी। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर नए संसद भवन का एंट्री गेट तक पैदल मार्च निकाला। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर हो रहे विरोध के स्तर को समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर लिखा, एक पोस्टर फाड़ा और फिर उसे डस्टबिन में डाल दिया। ठीक वैसे ही वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और सपा सांसद डिंपल यादव ने किया।
उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं। है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इस देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि कितने सारे लोग अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। मंगलवार से आज शुक्रवार तक हमारी एक ही मांग थी कि एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार सदन के अंदर चर्चा करेगी, हाँ कि ना। आज 1 हफ्ता बीत गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कोशिश की सभी दलों को बुलाकर एक बैठक हो, लेकिन उस बैठक के बाद भी कुछ नया हमें जानने को नहीं मिला है। दिल्ली संसद भवन से लेकर बिहार विधानसभा तक विपक्ष का एसआईआर पर बवाल इस पूरे हफ्ते जारी रहा। दिल्ली में जहां राहुल गांधी की अगुवाई में पूरे विपक्ष ने एसआईआर का विरोध किया, वहीं पटना में राजद नेता राबड़ी देवी बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में इस विरोध के कारण संसद नहीं चल पाई, तो बिहार का मॉनसून सत्र भी इस हंगामे में खत्म हो गया। अब इसको लेकर बीजेपी ने भी विपक्ष को घेरा है। एसआईआर क्यों वो एसआईआर चाहते हैं? जो वोटर मर गया, जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो वोटर परमानेंटली देश छोड़ के चला गया, वो काहे के लिए वोटर रहेगा? जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको, वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। पक्ष चाहता क्या है ये विपक्ष भी नहीं बता सकता। वो केवल हुड़दंग चाहता है, व्यवधान चाहता है। प्रति मिनट मैं समझता हूँ 1.5 लाख से ऊपर का खर्च आता होगा, और ये कई दिन आज हो गया है, आज पूरा हफ्ता बीत गया और इन्होंने सदन को चलने नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान जी राज्यसभा में बोल रहे थे कृषि के बारे में, किसानों की भलाई के बारे में, नहीं चलने दिया। सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, इसकी सुनवाई हो रही है, चुनाव आयोग के अधीन ये प्रकरण है, आप सदन में क्यों मचा रहे हैं? खुद स्पीकर साहब श्री ओम बिरला जी ये कह रहे हैं, विपक्ष से उन्होंने अपील किया कि ये क्वेश्चन आवर है, इस क्वेश्चन आवर में ये जो प्रहर है, ये आवर है, ये माननीय सदस्यों का है, चाहे सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष, आप इसको डिस्टर्ब मत करिए, हाउस चलने दीजिए। अगर किसी विषय को विपक्ष उठाना चाहता है तो स्पीकर साहब ने कहा मैं पहल करूंगा, सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाऊंगा, आपके साथ बैठूंगा, बीच का रास्ता निकालूंगा। तो जब ऑनरेबल स्पीकर कस्टोडियन है हाउस के, उन्होंने इतना आश्वस्त कर दिया, फिर भी पूरा 1 सप्ताह नहीं चलने दिया। पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप तो वैसे सियासत का हिस्सा माना जाता है, लेकिन सियासत से इतर हटके जब इतिहास में झांकेंगे तो ये एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। खुद विपक्ष की ही सरकार जब देश में रही है तब एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है। साल 1952 से लेकर 2004 तक देश में 13 बार एसआईआर हो चुका है। पहली बार एसआईआर 1952 से 1956 के बीच हुआ, दूसरी बार एसआईआर 1957 में हुआ, तीसरी बार एसआईआर 1961 में हुआ। यानी पहली बार अवैध वोटर्स का सफाई अभियान 73 साल पहले हुआ था, और इन तीनों एसआईआर के समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और शुरुआत के इन तीनों एसआईआर के समय ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, और 77 सालों में इस तरह देश के अलग अलग राज्यों में 13 बार एसआईआर हुआ, और इस दौरान केंद्र में ज्यादातर कांग्रेस की ही सरकार रही है। तो अब आप खुद सोचिए कि जब देश में इससे पहले 13 बार एसआईआर हुआ तब कोई हंगामा, कोई विरोध प्रदर्शन इस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से अब हो रहा है, जबकि चुनाव आयोग ये बार बार कह रहा है कि इससे किसी भी सही वोटर का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बावजूद विपक्षी दल इसे पूरे देश में सियासी मुद्दा बनाने की कवायद में लगे हैं।
ऐसे में कुछ बड़े सवाल भी विपक्ष पर उठते हैं। एसआईआर जब पहले भी कांग्रेस के ही सरकार में हो चुका है तो अब इसका विरोध क्यों? अगर वाकई में विपक्ष के हिसाब से एसआईआर सही वोटर्स के लिए खतरा है तो इससे पहले जब 13 बार एसआईआर हुआ तब विपक्ष ने कोई हंगामा क्यों नहीं किया? इस बार जब देश में विपक्ष की सरकार नहीं है तो ही एसआईआर से क्यों परेशानी हो रही है? क्या विपक्ष जानबूझकर एसआईआर का मुद्दा उठाकर असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी ऐसे ही सवालों को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। देखिए, विरोधाभास किस बात का है मेरी समझ के परे है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आरंभ विपक्ष के कहने पर ही किया गया है। बार बार विपक्ष का शिकायत करना हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग के पास जाकर और ये कहना कि डुप्लीकेसी ऑफ द वोट चल रहा है या वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। अगर हम गलत कह रहे हैं तो टोकिए हमको। क्या बार बार लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र चुनाव का तो दोष अभी तक हम लोगों पे यही देते हैं कि वहाँ पे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई। उसके बाद दिल्ली चुनाव में इन लोगों ने यही कहा। तो आज जब आपके कहने पर चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का पालन किया कि भैया अगर इतनी शिकायत हो तो एक बार इंटेंसिव रिवीजन कर लिया जाए, उसी सोच के साथ इसको किया जा रहा है। मेरी समझ के परे है कि एक चुनाव आयोग के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि कोई भी देश के नागरिक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, पर एट द सेम टाइम कोई अगर घुसपैठिया भी होगा तो उसको भी देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। कई बार देखा जाता है भाई कितने लोगों का निधन हो जाता है, उनके नाम पर वोट पड़ते रहते हैं। ये प्रक्रिया कोई देश में पहली बार थोड़ी हो रही है। इससे पहले भी 4 बार देश में ये प्रक्रिया हो चुकी है और चारों बार जिस तरीके से हुई है उसी तरीके से इस बार भी हो रही है। उसमें कोई रत्ती भर का बदलाव उस प्रक्रिया में नहीं किया गया, बस टेक्नोलॉजी जोड़ दी गई है। पहले फिजिकली जाके डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत पड़ती थी, अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब हर चीज़ का राजनीतिकीकरण कर देना ये विपक्ष की आदत बन गई है। भाई चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उनके द्वारा लिया गया फैसला है। इसमें सरकार ना 3 में ना 13 में, और वो भी फैसला उन लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि आप बार बार उनका दरवाज़ा जाके खटखटाते थे कि भैया इसमें गड़बड़ी हो रही है वोटर लिस्ट में। ऐसे में जब चुनाव आयोग ने फैसला लिया, अब हर चीज़ का ठीकरा आप सरकार पे ही फोड़ दीजिएगा कि हर चीज़ सरकार कर रही है। अगर आपको किसी संवैधानिक संस्था पे विश्वास ही नहीं रखना तो आप देश को अराजकता की ओर लेके जाइएगा, ये सोच गलत है। विपक्ष का ये हंगामा अगर सियासत तक सीमित होता तो शायद इतना फर्क किसी पर ना पड़ता, लेकिन विपक्ष के इस हंगामे में जब संसद की कार्यवाही बाधित होगी तो न जनता के मुद्दे सदन के पटल पर रखे जा सकेंगे, न ही इस हंगामे का कोई अर्थ निकलेगा। बर्बाद होगा तो सिर्फ आम जनता का पैसा, और ये बात समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ। 25 जुलाई तक ये सत्र 5 दिनों तक चला। संसद सत्र एक दिन में करीब 6 घंटे चलता है। इस हिसाब से 5 दिनों में सदन को करीब 30 घंटे तक चलना चाहिए था, लेकिन हंगामे के कारण सदन इन 5 दिनों में कुल करीब 6 से 10 घंटे तक ही चल पाया, यानी करीब 20 घंटों से ज्यादा का वक्त सिर्फ हंगामे में बर्बाद हुआ। सरकार के मुताबिक सदन की कार्यवाही में 1 मिनट का खर्च करीब 2.5 लाख होता है। इस हिसाब से 1 घंटे का खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए होता है। अगर हंगामे के कारण खराब हुए वक्त को हम 20 घंटा भी माने तो इन 5 दिनों में करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा बर्बाद हुआ है। बर्बाद हो रहे ये पैसे आम जनता के टैक्स से जुटाए जाते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि विपक्ष के इस हंगामे के कारण आम जनता के पैसों की कितनी बर्बादी हो रही है। क्या इस बर्बाद हो रहे पैसों की जिम्मेदारी विपक्ष लेगा, या विपक्ष इन बर्बाद हो रहे पैसों का जिक्र कहीं करता है? नहीं करता, क्योंकि इससे वो खुद सवालों के कटघरे में खड़ा होगा। ये बात उसे अच्छे से पता है। विपक्ष को ना तो सरकारी खर्चे की फिक्र है, ना ही जनता की जेब की। जनता की गाढ़ी कमाई का उपहास उड़ा रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर, ये पिकनिक मना रहे हैं। विटामिन डी ले रहे हैं धूप में, और इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये राजनीतिक रूप में निराश लोग हैं। इनका अवसाद संसद के अंदर नहीं झलकता है। संसद में बहस करो ना आके, चुनौती तुमको है कि आप आओ और बहस करो। आप विकास पर बहस करो, आप विदेशी नीति पर बहस करो, आप शिक्षा में बहस करो। एक ऑपोजिशन की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं।
लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने इतनी तैयारी करके रखी होती है प्रश्नों की, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े भी चाहे विषय क्यों ना हो, किसी की नहीं सुनते हैं वो। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। जनता के जितने भी जब सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि हर विषय पर सरकार सदन में चर्चा करेगी, लेकिन ये विपक्ष के लोग सदन में भाग लेना नहीं चाहते क्योंकि सदन की चर्चा से डरते हैं। सदन में चर्चा होगी तो मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इनको अपनी राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इनको लेना देना केवल अपनी राजनीति से है। इसीलिए सदन का बहुमूल्य समय खराब कर रहे हैं। शुक्रवार को जब संसद सत्र का 5वां दिन था, क्योंकि शनिवार और रविवार सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी, तो इस हंगामे से परेशान होकर पीठासीन जगदम्बिका पाल ने विपक्षी सांसदों के सामने चिंता भी जताई और उनसे सदन चलाने पर भी बात की। इसके लिए जगदम्बिका पाल ने सभी सांसदों को एक सुझाव भी दिया। हम ऑल पार्टी को बुला करके उन्होंने वो भी पहल किया। आज ये भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी, राज्य मंत्री एलओपी से मिले। ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? चेयर चिंतित है, पूरा देश चिंतित है। नहीं, इस सदन में क्या हो रहा है, ये सदन में व्यवधान उत्पन्न करना या अनुचित है। देश की जनता का हक है ये कि इस सदन में क्या हो रहा। आप अपने संसद कल सैटरडे संडे आप जाएंगे, आप शनिवार रविवार को आजादी जाएंगे, अपने क्षेत्र की जनता से पूछिएगा कि क्या वो चाहते, वो सदन में आपको हंगामा करते देखना चाहते हैं या सदन में आपको जनता के दुख और तकलीफों के बारे में सदन में आप चर्चा करें, इसकी अपेक्षा रखना चाहते हैं। दरअसल विपक्ष के पास उसके विरोध के लिए कोई मजबूत आधार भी नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद इस तरह का हंगामा करना मात्र सियासत की झलक देता है और विपक्ष इस प्रक्रिया को जो संविधान विरोधी बताता है। अगर संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें भी चुनाव आयोग को जो अधिकार दिए गए हैं ये उसी का हिस्सा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 चुनाव आयोग को कई अहम अधिकार देता है। पहला अधिकार मतदाता सूची तैयार करना, दूसरा अधिकार मतदाता सूची में संशोधन, तीसरा अधिकार मतदाता संशोधन और इंटेंसिव रिवीजन IR की प्रक्रिया। और चुनाव आयोग इसे कभी भी शुरू कर सकता है, चाहे चुनाव नजदीक हो या ना हो। अब आप खुद सोचिए कि संविधान में जो जिम्मेदारियां चुनाव आयोग के लिए तय की गई हैं, चुनाव आयोग वही काम कर तो रहा है तो उसे करना चाहिए। मतदाता सूची तैयार कर रहा है, मतदाता की सूची में संशोधन कर रहा है और संशोधन में SIR की जो प्रक्रिया है उसे कर रहा है। इसी अधिनियम में आगे ये भी साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना घर यानी निवास स्थान बदलता है या मृत्यु हो जाती है या किसी अन्य कारण से मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी होती है तो उसे वोटर लिस्ट में ठीक किया जाना चाहिए। तो विपक्ष को ये बात समझने की जरूरत है कि चुनाव आयोग ये जो SIR कर रहा है ये कोई नया नहीं है। ये आज से करीब 75 साल पहले 1950 में संविधान में मेंशन किया गया था और तब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सरकार कांग्रेस की थी। जाहिर है कि अब इसके बाद भी अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो इसके पीछे के मंसूबे सियासी ही कहे जाएंगे। सीएम योगी ने भी विपक्ष के इस रवैये को समाज को बांटने वाला बताया है। अगर हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो उन षड्यंत्रों से हमें हमेशा सावधान होना होगा जो षड्यंत्र हमें बांटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। याद रखना, बल, बुद्धि और विद्या में भारत कभी इतिहास के किसी भी कालखंड में कभी कमजोर नहीं रहा, कभी कमजोर नहीं रहा। किसी बात की कोई कमी भारत के अंदर कभी नहीं थी। जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को
प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, दुश्मनों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। ये दृश्य आज देख रहे होंगे, ये दृश्य आज भी आप देख रहे होंगे। भारत के नागरिक को मताधिकार, संविधान प्रदत्त यह अधिकार प्राप्त हो, यह उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठिए को प्राप्त हो, यह उनकी चिंता है। और ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं परिवारवाद चलाते हैं और जातिवाद का सहारा लेकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम भी करते हैं। याद रखना, इतिहास के किसी भी कालखंड में जब भी हम इस प्रकार की प्रवृत्ति के तत्वों के चंगुल में फंसे, भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। जिस एसआईआर पर संसद से लेकर बिहार सदन तक ये पूरी लड़ाई छिड़ी हुई है, उसका पहला चरण पूरा भी हो गया है और विपक्ष जिन वोटरों को लेकर हंगामा कर रहा है, चुनाव आयोग ने उनकी डिटेल भी सामने कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में एसआईआर के तहत 99.86% मतदाता कवर हो चुके हैं। इसमें 64 लाख का नाम कटना तय माना जा रहा है। 64 लाख में 22 लाख मृत मतदाता हैं। 35 लाख मतदाता स्थायी तौर पर स्थानांतरित या जिनका पता नहीं चला। 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम 2 से ज्यादा जगहों पर दर्ज था। इसी एसआईआर पर तकरार ने सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 2 दीवार खड़ी कर दी है, जिसमें चर्चा की हर उम्मीद टकराकर ध्वस्त हो रही है। जहां सत्ता पक्ष हर मुद्दे पर चर्चा के लिए खड़ा है, तो वहीं विपक्ष बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर हंगामे की जिद पर अड़ा नजर आ रहा है। स्पीकर ओम बिरला सांसदों को चर्चा के लिए इस पूरे हफ्ते मनाते रहे, लेकिन विपक्षी सांसद नहीं माने। अपने अपने आसन पर जाए, प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत आपको हर मुद्दे विषय पर बोलने दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। दिल्ली से लेकर पटना तक बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। वोटर लिस्ट पर छिड़े इस घमासान को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में चुनाव के बहिष्कार की धमकी तक दे दी है। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। तेजस्वी का ये बयान सियासी मायनों में बड़ा बयान है, लेकिन सवाल ये है कि अगर महागठबंधन बिहार चुनाव के बहिष्कार का फैसला करता है तो फिर इसका असर क्या पड़ेगा? क्या बिहार में चुनाव रुक जाएगा? क्या बिहार में चुनाव की तारीख खिसकेगी? क्या बिहार में अगली सरकार बनाने में अड़चन आएगी? तो इन सबका जवाब है नहीं। भारत में चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। किसी भी दल या गठबंधन के बहिष्कार से चुनाव प्रक्रिया नहीं रुकेगी। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव कराने, प्रक्रिया तय करने और उसे नियंत्रित करने का अधिकार देता है। ऐसा नहीं है कि भारत में चुनाव का बहिष्कार पहले नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है और उसके बावजूद चुनाव और उसकी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा है। 1989 के मिजोरम विधानसभा चुनाव, मिजो नेशनल फ्रंट ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ चुनाव बहिष्कार किया। नतीजा, कांग्रेस ने सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज किया। 1991 पंजाब विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव रद्द कर दिए गए। 1946 कश्मीर चुनाव, कश्मीर के महाराजा ने प्रजा सभा के चुनाव कराए। शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहिष्कार किया। नतीजा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बहुमत हासिल किया। 1996 के संसदीय चुनाव, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संसदीय चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन चुनाव हुए और कांग्रेस ने 4, जनता दल और बीजेपी ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की। तो इतिहास से साफ है कि अगर महागठबंधन बिहार चुनाव के बहिष्कार का फैसला करती है तो इससे ना तो चुनाव पर कोई असर होगा,
ना ही चुनावी प्रक्रिया पर। उधर तेजस्वी यादव के बयान पर चुनाव आयोग का रिएक्शन भी आया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी से तीखे सवाल भी किए हैं और साथ ही नसीहत भी दी है कि चुनाव बहिष्कार के डर से अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं छोड़ेगा। वैसे तो विपक्ष के हंगामे के पीछे कारण कभी एसआईआर, तो कभी वोटर लिस्ट में संशोधन, तो कभी इसे गरीब का हक बताया जाता है। लेकिन इनमें से एक आरोप ये भी है कि एसआईआर के लिए समय नहीं दिया गया। इसका भी जवाब बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिया है। एक बिंदु पर बार बार बोल रहे थे कि भाई ये कम समय दिया गया है, कम समय में कर दिया गया। हमने तो उदाहरण दिया कि 2003 में जो हुआ था यही चीज, गहन पुनरीक्षण मतदाता का, जिसको एसआईआर कहते हैं, उस समय भी 1 ही महीने का समय दिया गया था। उसी तरीके से 2002 में भी 15 जुलाई से 14 अगस्त, हम डेट बता रहे हैं, 2002 में घर शुमारी की प्रक्रिया अपनाई गई थी, वो भी 1 ही महीने चली थी। और अभी 1 महीने में कर लिया गया तो जल्दी हो गया, ये क्या दिक्कत है? जबकि आज जो कम्युनिकेशन के माध्यम है, इतना डेवलप्ड आईटी सेक्टर है, मोबाइल है, ऐप है, हर तरीके से आज ज्यादा सुविधा है डेटा या आंकड़े एकत्रित कर। विपक्ष ने मांग उठाई थी कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा हो। सरकार इस पर चर्चा के लिए मंजूर है, पर फिर भी विपक्ष का हंगामा नहीं रुका। सवाल है कि अगर ऐसे हंगामे होते रहेंगे तो सदन में नए बिल कब पेश किए जाएंगे, कब इन पर चर्चा होगी। इस बार का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त यानी करीब 1 महीने तक चलना है। इसमें 8 नए जबकि 7 लंबित बिल पेश होने के लिए पड़े हैं। नए बिल: मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल 2025, टैक्सेशन लॉ संशोधन बिल 2025, जन विश्वास संशोधन बिल 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन बिल 2025, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल 2025, भू विरासत स्थल और भू अवशेष बिल 2025, खान और खनिज संशोधन बिल 2025, लंबित बिल: इनकम टैक्स बिल 2025, इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, कोस्टल शिपिंग बिल 2024, समुद्र माल परिवहन बिल 2024, बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2024, गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन बिल 2024। ये लंबित वाले वो बिल हैं जो पहले संसद सत्रों में नहीं पास हो पाए, जिनका मुख्य कारण हंगामा रहा है। अब एक गंभीर सवाल है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि ये सभी बिल जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर थे, रोजगार संभावनाओं को लेकर थे, और ये अब पेश नहीं हुए, तो इससे नुकसान तो आम जनता का ही हुआ है। उधर बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर जारी विरोध के बीच ही चुनाव आयोग ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने अब पूरे देश में एसआईआर कराने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग जल्द ही पूरे देश के लिए एसआईआर का शेड्यूल भी जारी करेगा। तो एसआईआर को लेकर खूब बवाल हो रहा है और जिस तरीके से विपक्ष सरकार पर हमलावर है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मामला अभी आगे भी तूल पकड़ेगा। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।